हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सक्सेस क्लासेस बिजनौर। माई सेल्फ सुमित सिंह और आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए पीपीएस यूनिट 2। लास्ट टाइम ने पीपीएस यूनिट 1 पढ़ी थी, जिससे आप सब लोगों ने देखा भी होगा। उसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम पढ़ेंगे पीपीएस की यूनिट 2। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिक्स और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। जो हमें क्या बताए, कोई भी एक मैथमेटिकल परफॉर्म करना, हमें कोई भी हमें क्या करना है, इसे प्लस करना है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीज़न है, ये सब क्या है हमारे ऑपरेटर्स। जैसे हमारे ऑपरेटर्स आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। इनका काम क्या है? कुछ भी टास्क परफॉर्म करना, यानी कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करना। जैसे मैं लिखूंगा प्लस, तो प्लस क्या करेगा? इसका काम है दो नंबरों को जोड़ना। अगर हम यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा? ए प्लस बी का जो भी सम होगा उसे हमें रिटर्न कर देगा। तो यही काम है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड लास्ट वन इज स्पेशल ऑपरेटर। हम वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिक्स के, जैसे आपका प्लस ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, ये सब क्या है हमारे बेसिक ऑपरेटर्स जो हम बचपन से यूज़ करते हैं। आप सबको पता होगा प्लस साइन किसके लिए होता है? एडिशन के लिए, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, और स्टार यूज़ करते हैं हम किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए स्लैश, और ये परसेंटेज का साइन हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलो के लिए। मॉड्यूलो का काम क्या है? रिमाइंडर बताना। अगर मैंने लिखा 5 मॉड्यूलो 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 1। यानी कि हमने 5 को किससे डिवाइड किया? 2 से। तो 2 1 जा 5 मॉडुलो 2, इसका रिजल्ट आएगा 1। कैसे? 5 है, 5 को हमने डिवाइड किया किससे? 2 से। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो ये रिमाइंडर जो बचेगा, ये जो रिमाइंडर बचता है 1, यही क्या होगा इसका आंसर। मॉडुलो में क्या निकाल के देता है? रिमाइंडर, शेषफल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शेषफल। ठीक, वो यहाँ पे लिखा है, एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व्स ओनली रियल ऑपरेंड्स। रियल ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स क्या होते हैं हमारे? एक होता है ऑपरेटर और एक होता है ऑपरेंड्स। ऑपरेटर जो एक्शन हमें परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड्स जिनके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा। यानी कि अगर मैंने लिखा 5 प्लस 4, तो 5 और 4 मेरे क्या हैं? ऑपरेंड्स। ये क्या है? ऑपरेंड्स। 5 और 4 मेरे पास क्या है? ऑपरेंड्स। और जो प्लस है ये क्या है? ऑपरेटर। प्लस इज ऑपरेटर। तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो रियल ऑपरेंड्स पे क्या करते हैं? वर्क करते हैं। यानी कि वैल्यू कैसी होती है? इंटीजर टाइप वैल्यू। कैसी होगी? इंटीजर वैल्यू, रियल वैल्यू होगी। इमेजिनरी वैल्यू पे ये काम नहीं करते। कैसी वैल्यू होती है? रियल वैल्यू। जो हमारे इंटीजर होते हैं कैसी होती है? 4 5 10 20 5.2। रेशनल वैल्यू, ये सब कैसी होती है हमारी? रियल वैल्यूज, रियल अर्थमेटिक। ठीक है। इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड रियल इज कॉल्ड मिक्स मोड अर्थमेटिक। ठीक है, अगर हम रियल और अर्थमेटिक को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मिक्स्ड
अर्थमेटिक, मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या है, जो हमें कोई रिलेशन बताएं, ठीक है। जैसे हमें क्या करें, कोई भी रिलेशन वो बताएं, जैसे हमारा क्या है लेस देन, ग्रेटर देन, जो हमें क्या बताएं कि भाई ये चीज़ छोटी है ये बड़ी है। जैसे हमारा लेस देन क्या बताएगा, 4 इज लेस देन 6। भाई क्या बता रहा है कि 4 हमारा 6 से क्या है छोटा है। तो ये हमारी रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, 4 के और 6 के बीच में क्या है रिलेशन है। या अगर हम इसे वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ए लेस देन बी। ए लेस देन बी क्या है, ए लेस देन बी का मतलब है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से मेरी छोटी है। ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहे हैं और बी के बीच में। ऐसी हम ये साइन यूज करते हैं ग्रेटर देन के लिए, लेस देन इक्वल टू, या तो वैल्यू छोटी होगी या फिर बराबर होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो वो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, या तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, बड़ी होगी या बराबर होगी, ठीक। इक्वल टू यानी कि दोनों वैल्यू कैसी है, एग्जैक्टली सेम। दोनों वैल्यू कैसी है, एग्जैक्टली सेम। अगर मैं ये लिखूं a इक्वल टू इज इक्वल टू b, यानी a और b की वैल्यू क्या है, दोनों सेम। अगर a की वैल्यू मेरी 4 है तो b की वैल्यू भी क्या होगी, 4 ही होगी, तभी ये ऑपरेटर काम करेगा, अगर अदरवाइज नहीं करेगा। अगर b की वैल्यू चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये रिलेशन नहीं है, ये सही रिलेशन नहीं होगा, ठीक। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक, ठीक है, दोनों वैल्यू हमारी बराबर नहीं है, ठीक। जैसे कि अगर मैं लिखूं a इज नॉट इक्वल टू b, यानी a और b की वैल्यू दोनों की बराबर नहीं है। हो सकता है b की वैल्यू छोटी हो सकता है a की वैल्यू छोटी हो, दोनों में से एक वैल्यू कोई छोटी होगी और एक वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगी। ये है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। और इसे लिखने का फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन के बीच में भी आपको क्या बताता है, रिलेशन बताता है। फिर कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 2, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला a प्लस b इज ग्रेटर देन c माइनस d। अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्रेशन पढ़े थे, ये क्या है, ये अपने आप में एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, ये भी अपने आप में एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये क्या है, दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। ये दोनों एक्सप्रेशन के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि भाई ये एक्सप्रेशन क्या है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से बड़ी होगी। यानी a प्लस बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, c माइनस डी की वैल्यू से बड़ी होगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑपरेटर पे भी, ऑपरेंड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वो होते हैं जो आपको कोई लॉजिक बताएं, ठीक है। जैसे हम 3 लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड लॉजिक, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट, ठीक है। अब इसका काम क्या है लॉजिकल वैल्यू का, ये आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के देगा, किस फॉर्म में, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। या तो वैल्यू क्या होगी ट्रू, अगर एक्सप्रेशन सही है तो क्या होगी वैल्यू ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू इवेल्युएट ट्रुथ वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन और ए कंडीशन, किसी कंडीशन का। दे अलाउ प्रोग्रामर्स टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, ये क्या अलाउ करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को अलाउ करते हैं प्रोग्रामर्स, मल्टीपल कंडीशन, एंड टेस्ट देम साइमल्टेनियसली,
और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम उसे साइमल्टेनियसली सबको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर आर एसेंशियल इन प्रोग्रामिंग एंड दे हेल्प टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो, और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करें लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड क्या करेगा हमारा, लॉजिकल एंड हमारा क्या करेगा, एक्सप्रेशन चेक करेगा। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, अगर कोई वैल्यू है, दो एंड सिंबल से क्या होता है, ये डिनोट होता है। ठीक, ये है हमारा लॉजिकल एंड। अगर हमने लिखा a प्लस बी, एक कंडीशन है मेरे पास, और एक कंडीशन से मैंने लास्ट में ली थी c माइनस डी, मेरे पास दो कंडीशन है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, या तो भैया क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड गेट होता है ना, कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये भी क्या होनी चाहिए, ट्रू, तभी हम क्या करते हैं, सर्किट फ्लो होता है। अगर एक भी वैल्यू कोई फॉल्स हो गई तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है और इसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी फॉल्स। इसके लिए दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन लॉजिकल और, इसे दो हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, लॉजिकल और, लॉजिकल और ऑपरेटर ये क्या करता है, इट रिटर्न एट लीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जैसे और में होता है कि दोनों हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तब भी ट्रू होगा, दोनों अगर फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स होगा तो हमारा क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, अगर एक भी हमारा ट्रू है तो। ठीक है, ये क्या है, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, भाई ये भी अगर ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है, तो दोनों क्या होंगे, इसकी वैल्यू कितनी क्या होगी, ट्रू। फॉल्स किस कंडीशन में होगी, जब दोनों ही मेरे एक्सप्रेशन क्या हो जाएं, फॉल्स हो जाएं, ये भी क्या हो जाए, फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी इसकी क्या होगी वैल्यू, फॉल्स, तभी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। अदरवाइज अगर एक भी ट्रू है तो भी ट्रू है, अगर दोनों ट्रू हैं तो भी वैल्यू ट्रू है। अब है ये लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स एंड फॉल्स इफ ऑपरेंड इज ट्रू। ठीक, जैसे कि अगर मेरा एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक, अगर मैंने बात करी a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड नॉट, ठीक है, हमने क्या लगाया, नॉट लगा दिया। ठीक है, हमने क्या लगाया, नॉट a इज ग्रेटर देन b। अब क्या होगा, अगर ये एक्सप्रेशन मेरा a की वैल्यू b से बड़ी है, ये क्या है, ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, यानी कि रिवर्स रिटर्न करेगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है जो कोई हमें कोई भी वैल्यू असाइन करे। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है असाइन करे वैल्यू, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, इक्वल टू से। एक सिंगल इक्वल टू से अगर हम डिनोट करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं b इज इक्वल टू 5, हमने यहां पे क्या किया,
वेरिएबल बी को एक वैल्यू असाइन कर दी, कौन सी, 5, यानी कि अब बी की वैल्यू क्या हो गई, 5। बी को हमने एक वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी। ठीक, अब आप सपोज कीजिए बी हमारा 5 है, हमने क्या करा, ए इज इक्वल टू बी, तो अब ए इक्वल टू बी कर दिया हमने, यानी कि अब ए की वैल्यू क्या हो गई, जो बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू, यानी कि राइट वाले ऑपरेंड की वैल्यू किसे असाइन कर देता है, लेफ्ट वाले ऑपरेंड को ये असाइन करता है। राइट वैल्यू किसे असाइन करेगा, लेफ्ट वाले को। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे लिखा है, द लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वेरिएबल एंड राइट हैंड ऑपरेटर ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वैल्यू। जैसे उसने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखा, एक ऑपरेटर है और एक क्या है, वैल्यू। अब आप कहोगे कि सर है तो दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल तो हैं, लेकिन बी को हम वैल्यू यहाँ पे असाइन कर चुके। बी कैसे बिहेव करेगा, 5 की तरह। ठीक है, बी को वैल्यू असाइन कर चुके, इसीलिए हमने क्या लिख सकते हैं हम, ए इक्वल टू बी, कि बी की वैल्यू किसे असाइन कर दें, ए को, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अगर यहाँ पे हमने बी को 5 वैल्यू असाइन नहीं की होती तो हम ये नहीं लिखते। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, अब द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड, ये भी ठीक है। अब उसने कहा कि डेटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए। अगर मैंने b को वैल्यू 5 असाइन की है तो b मेरा कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। अगर ये इंटीजर टाइप का नहीं है तब आप इसे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा b करेक्टर टाइप है, मैंने क्या लिया, कैर बी, करेक्टर टाइप वैल्यू ले ली, तो क्या हम इसे 5 वैल्यू असाइन कर सकते हैं? 5 तो हमारी इंटीजर वैल्यू है, कैसे असाइन कर लेंगे? हमें एक करेक्टर वैल्यू ही से असाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर ये अलाउ नहीं करता कि हमारे पास दोनों साइड कैसे होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होने चाहिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तभी हम इसे वैल्यू असाइन कर पाएंगे। ठीक, वेरियस टाइप्स ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बहुत सारे वेरियस टाइप्स हैं। मेन हमारे पास एक ही होता है, इक्वल टू, जो वैल्यू असाइन करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, जो हम पढ़ चुके। बाकी हम इसे ऑपरेट को हम क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ये क्या करेगा, वैल्यू असाइन कर देगा लेफ्ट ऑपरेंड को। कैसे, अगर इसकी बात करें, जैसे कि मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू बी, ये मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, a प्लस इक्वल टू बी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि राइट साइड के ऑपरेंड में, राइट साइड की वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और दोनों की वैल्यू ऐड करके किसे असाइन कर देगा, लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को असाइन कर देगा। दोनों को ऐड करके क्या करा, सेम लेफ्ट हैंड साइड वाले को असाइन कर दिया। इसे बोलते हैं प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसी की तरह और भी होते हैं, जैसे कि माइनस इक्वल टू, ये क्या करेगा, जैसे यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, ये सेपरेट करेगा, इट सेपरेट्स द राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए माइनस इक्वल टू, तो ये क्या कर देगा, इसकी जगह क्या करेगा, इसे a माइनस बी, अब इसकी वैल्यू किसे साइन कर देगा, a को,
यानी कि लेफ्ट साइड में से राइट साइड वाला ऑपरेंड माइनस करके किसे असाइन कर देगा, लेफ्ट वाले को असाइन कर देगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, डिवाइड इक्वल टू क्या करेगा, सॉरी शायद गलत, 1 मिनट गलत लिखा गया बेटा। ठीक, यहाँ पे ये आएगा स्टार इक्वल टू और ये आएगा डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, स्टार इक्वल टू क्या करेगा, मल्टीप्लाइज द राइट ऑपरेंड विद लेफ्ट ऑपरेंड। लेफ्ट और राइट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके और वैल्यू असाइन कर देगा किसे, लेफ्ट को। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू किसे असाइन हो जाएगी, ए को असाइन हो जाएगी, जो लेफ्ट साइड में उसे वैल्यू असाइन हो जाएगी। डिवाइड इक्वल टू में क्या करेंगे हम, अब डिवाइड इक्वल टू में क्या करेंगे, इट डिवाइड्स लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड। अब लेफ्ट को राइट से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यानी ये क्या करेगा, अगर मैंने लिखा ए डिवाइड इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बी। यानी ए को हमने किससे डिवाइड कर दिया, बी से डिवाइड कर दिया और वैल्यू असाइन कर दी किसे, ए को। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिवाइड इक्वल टू ऑपरेंड। एक आता है परसेंट इक्वल टू, यानी कि ये मॉडुलस इक्वल टू है। इट टेक्स मॉडुलस यूजिंग 2 ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे कि बात करा हमने, ये हमारा क्या हो गया, मॉडुलस ए मॉडुलस इक्वल टू बी। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड को राइट साइड का ऑपरेंड से क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसका जो रिमाइंडर आएगा, जो मॉडुलस आएगा, वो किसे असाइन कर देंगे हम, लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन कर देंगे। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आपने पढ़े भी होंगे, प्लस प्लस इक्वल टू, माइनस माइनस, ये सब क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मुझे 1 इंक्रीमेंट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस प्लस, और 1 डिक्रीमेंट करना है तो क्या कर देंगे, माइनस माइनस। इन्हें हम बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या इन्हें हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इस यूनरी ऑपरेटर का मतलब है कि जिसके ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए केवल एक ऑपरेंड का यूज़ हो रहा है, एक वेरिएबल से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक जो हम इतने पढ़ रहे थे वो कैसे थे, बाइनरी ऑपरेटर, जिनके लिए हमेशा कितने, 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने पढ़ा ना, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, एक लेफ्ट साइड में चाहिए और एक राइट साइड में चाहिए। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई की, भाई मल्टीप्लाई 2 नंबर की तो कर सकते हो, सिंगल नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो लेफ्ट में भी चाहिए और राइट में भी चाहिए। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे हैं, ये दोनों क्या करते हैं, सिंगल ऑपरेटर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट विल इंक्रीज वैल्यू बाय 1 और डिक्रीज वैल्यू बाय 1। अगर मैंने लिखा a प्लस प्लस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू a प्लस 1। यानी a में कितना इंक्रीमेंट कर दो, 1 का। a में कितना इंक्रीमेंट कर दिया हमने, 1 का, और इस वैल्यू को असाइन कर दिया किसे, लेफ्ट में जो हमारा ऑपरेटर है a। यहाँ पर देखो हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए आप, क्या किया हमने, एक सिंगल ऑपरेटर यूज़ किया। क्या किया हमने, सिंगल ऑपरेटर यूज़ किया, तो ये क्या हो गया, a। ठीक है, क्या हो गया ये, a है ना। ठीक, अब यहाँ पे हमने सिंगल ऑपरेटर यूज़ करा a, और इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसे, यूनरी ऑपरेटर। केवल एक ऑपरेटर भी हमारा काम कर सकता है। ठीक, अब ये हमारे कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे ही हमारा डिक्रीमेंट होता है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री का मतलब है कि आप पहले इंक्रीमेंट करेंगे, बाद में आप क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। और पोस्ट का मतलब है बाद में। ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। दिस इज प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जब हम प्रिंट करेंगे वैल्यू, जब हम भी प्रोग्रामिंग करेंगे,
तब आपको इसका पता लग जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी देखो, अगर मैंने वैल्यू की, मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है ए, ठीक, ए में हमने क्या किया, ए की वैल्यू मैंने ले ली 5, ठीक, और ए का हमने इंक्रीमेंट किया, ए का क्या करा मैंने, डिक्रीमेंट किया, मैंने क्या करा, डिक्रीमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट किया, ए प्लस प्लस, ठीक, ए प्लस प्लस किया। अब हमने इसकी वैल्यू क्या करी, प्रिंट करी, हमने क्या करी वैल्यू, प्रिंट एफ %d कॉमा ए। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 5 वैल्यू प्रिंट होगी कि 6 वैल्यू प्रिंट होगी, वैल्यू क्या प्रिंट होगी हमारी 6, वैल्यू प्रिंट होगी हमारी 6, ठीक, ये क्या आएगा आउटपुट, ठीक। अब कई बार होता क्या है, जब हम लूप में लेते हैं हमें इंक्रीमेंट पोस्ट में करना होता है या फिर प्री में करना पड़ेगा। प्री में अगर करोगे तो वो नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले ही इंक्रीमेंट कर देगा, और अगर हम पोस्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप के, मतलब एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उसका इंक्रीमेंट करता है, ठीक। नेक्स्ट, कंडीशनल ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जो किसी कंडीशन को क्या करें, डिफाइन करें। जैसे कि इसमें लिखा है, द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स विच डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, आउटपुट पे, एक्सप्रेशन की, ठीक। इट रिप्रेजेंट बाय 2 सिंबल्स, दैट इज क्वेश्चन मार्क and full colon. The conditional operator works on the 3 operands, so it is also known as ternary operator, ठीक है। देखो, एक हो गया यूनरी, एक हो गया बाइनरी और एक हो गया टर्नरी। यूनरी मतलब एक ऑपरेंड पे वर्क करे एक वेरिएबल पे, ठीक। बाइनरी मतलब जो 2 ऑपरेंड पे वर्क करे, और टर्नरी मतलब जो 3 ऑपरेंड्स पे एक साथ वर्क करे। इसमें 3 ऑपरेंड्स कहाँ हैं, एक्सप्रेशन 1 एक ऑपरेंड, एक्सप्रेशन 2 दूसरा ऑपरेंड, एक्सप्रेशन 3 तीसरा ऑपरेंड। इसमें कितने ऑपरेंड हो गए, 3, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, हमने एक्सप्रेशन तो लिख दिया कि भाई सिंटैक्स इसका है क्या, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 और कॉलन एक्सप्रेशन 3। अब इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू किस पे डिपेंड हो गई, एक्सप्रेशन 1 पे। अगर एक्सप्रेशन 1 मेरा ट्रू है, एक्सप्रेशन 1 मेरा क्या है, एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा एक्सप्रेशन 3 क्या करेगा, ये वैल्यू एक्सप्रेशन 3 हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक्सप्रेशन 3 हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और दोनों ही कंडीशन में इनका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी रिटर्न वैल्यू होगी, वो किस में स्टोर हो जाएगी, हमारे जो हमारे पास वेरिएबल है, जो हमारा क्या है, जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू असाइन करनी है। दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3 की कोई भी एक वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवाइज ऑपरेटर। अगर हमें कोई ऑपरेटर अप्लाई करना है बिट बाय बिट, तो हम उसे बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। सी सपोर्ट्स स्पेशल ऑपरेटर नोन एज बिटवाइज ऑपरेटर्स। एक स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिन्हें सपोर्ट करता है, जिन्हें हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डाटा एट बिट लेवल, जैसे मैंने बताया अभी, बिट लेवल पे, यानी कि 0 1 की फॉर्म में अगर हमें कोई डेटा हमें अफेक्ट करना है या फिर हम उसे मैनिपुलेट करना है, तो हम किसके करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर से कर सकते हैं। दे आर नॉट अप्लाइड टू फ्लोट और डबल। सबसे बड़ी बात, ये फ्लोट और डबल पे अप्लाई नहीं होते। ये किस पे अप्लाई होते हैं, सिर्फ बाइनरी पे। बाइनरी मतलब 0 1 पे, ठीक है, 0 1 पे अप्लाई होते हैं। सबसे पहला है
एंड, जिसका नाम क्या है, बिट वाइज एंड। इसका नाम क्या है, बिट वाइज एंड, और इसे डिनोट करते हैं किससे, एंड से। ठीक, टेक टू नंबर्स एज ऑपरेंड एंड डज एंड ऑन एवरी बिट ऑफ टू नंबर्स। क्या करेगा, हर एक बिट पे एंड ऑपरेटर उनकी दोनों की लगाएगा। द रिजल्ट ऑफ एंड इज वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन, ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन। अगर मेरे पास दो ऑपरेंड है, इसमें क्या कहा, टू नंबर्स ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 101 एक ऑपरेंड हो गया, हमने बिटवाइज एंड लगाया इस पे और एक ऑपरेंड ले लिया 111, तो अब होगा क्या, ये बिट बाई बिट ऐड करेगा, इस वन को इससे ऐड करेगा, 0 को इस वन से ऐड करेगा और इस वन को इस वन से ऐड करेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 1, रिजल्ट क्या आएगा, 0। एंड है, अगर एक भी नॉट होगा तो क्या होगा, 0, 1 और 1 1, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 1 0 1। ऐसे बाइनरी को हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे, किस में, न्यूमेरिक, उसमें डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है बिटवाइज एंड। इसी की तरह बिटवाइज और होता है। बिटवाइज और में क्या डिफरेंस है, बस ये क्या करेगा, ये तभी आपका फॉल्स होगा या 0 रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यू क्या होंगी, 0। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू हमारी 1 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। इफ़ एनी ऑफ द टू बिट्स इज 1, अगर कोई भी एक बिट 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, और हमारी अगर दोनों बिट 0 हैं, एवरी बोथ द बिट्स आर नंबर 0, तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 1 ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट, बिटवाइज एक्सॉर, टेक्स टू नंबर्स एज ऑपरेंड एंड डज एक्सॉर ऑन एवरी बिट। ये क्या करेगा, एक्सॉर अप्लाई करेगा। द रिजल्ट ऑफ एक्सॉर इज 1 इफ टू बिट्स आर डिफरेंट। एक्सॉर का काम क्या है, जब भी दोनों बिट हमारी क्या है, डिफरेंट हैं, तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, 0। जैसे हम बात करें 1 0 1 0 1 1 0 1। ठीक, अब ये क्या करेगा, अभी क्या करेगा, 1 1 सेम है तो 0 रिटर्न करेगा, 0 1 डिफरेंट है तो 1 रिटर्न करेगा, 1 0 डिफरेंट है 1 रिटर्न करेगा, 0 1 डिफरेंट है 1 रिटर्न करेगा। तो ये कब 1 रिटर्न करेगा, जब दोनों बिट मेरी कैसी हो, डिफरेंट, यानी कोई सी भी 0 हो और कोई सी 1 हो तो एक्सॉर ये अप्लाई करेगा। ये देखो जैसे एक्सॉर गेट पढ़ते हैं, एक्सॉर उसी की तरह है ये। ठीक, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, टेक्स टू नंबर्स द लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द बिट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड एंड द सेकेंड ऑपरेंड डिसाइडेड द नंबर टू प्लेस टू शिफ्ट। इसमें क्या होगा, एक बिट शिफ्ट हो जाती है, क्या होगी, लेफ्ट बिट आपकी क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी, इसकी ऑपरेंड 1 की एंड ऑपरेंड सेकंड, जो सेकंड ऑपरेंड है उसकी क्या हो जाएगी, बिट शिफ्ट हो जाती है, किस में, लेफ्ट में। और राइट शिफ्ट, इसमें क्या होगी, राइट शिफ्ट द बिट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड एंड द सेकंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ द प्लेस ऑफ टू शिफ्ट, कि कौन से नंबर पर उसे शिफ्ट करना है, राइट में वो डिसाइड करेंगे। ठीक, बिटवाइज नॉट, इसे हम बोलते हैं टिल्डा, टिल्ड होता है। ठीक, इसका नाम होता है टिल्ड। ये क्या करता है, टेक्स 1 नंबर, कोई भी एक नंबर लेगा एंड इन्वर्ट ऑल द बिट्स। ये क्या करेगा, इन्वर्ट कर देता है, यानी कि अगर वैल्यू 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 है। अगर कोई भी हमने वैल्यू ली 1 0 1 0 और इसका हमने क्या करा, हमने क्या करा, इससे इस पे 1 1 0 1 0 और इस पर टिल्ड अप्लाई किया, तो ये क्या कर देगा, वैल्यू 1 का 0 कर देगा, 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 और 0 का 1। ये वैल्यू कैसे कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, कि 1 है तो 0 कर देगा और 0 है तो 1 कर देगा। ठीक, नेक्स्ट, स्पेशल ऑपरेटर्स। कुछ स्पेशल ऑपरेटर भी होते हैं। स्पेशल ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म
स्पेसिफिक ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी डन विद नॉर्मल अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, वो एक्शन परफॉर्म करते हैं जो आपके नॉर्मल अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं कर पाते। उस काम के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल ऑपरेटर बनाए हमने जो वो काम कर सके जो नॉर्मल ऑपरेटर्स नहीं कर पाते। जैसे कि एंड, दिस इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये हमने कई बार यूज करा होगा। एंड ऑपरेटर ये क्या करता है, एड्रेस को डिनोट भी करता है। क्या करता है, एड्रेस। इसे हम बोलते हैं एंड परसेंट। एंड परसेंट, अगर ये मैंने क्या लिखा, एंड ए, तो मेमोरी में जहाँ पर भी, जैसे मान लो इसका एड्रेस 1024 है और ये है वैल्यू क्या, ये वेरिएबल है ए। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन में जहाँ भी सेव है, जब हम लिखेंगे एंड ए तो ये क्या बताएगा, यानी कि ये बता रहा है इसका मेमोरी लोकेशन 1024। क्या बता रहा है, मेमोरी लोकेशन 1024। जिस भी मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर होगा वो मेमोरी लोकेशन क्या करेगा, आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन, स्टार। दिस इज यूज एज अ पॉइंटर। स्टार को मल्टीप्लाई की तरह भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपने इस फॉर्म में यूज किया स्टार ए, ठीक है, तो ये स्टार हमारा क्या हो जाएगा, स्टार इज अ पॉइंटर। ये पॉइंटर की तरह वर्क करेगा। यानी कि जैसे एंड ए है तो ए स्टार किसे डिनोट कर रहा है, इसे। ठीक, अब ए की वैल्यू तो 1024 है, लेकिन अगर मैं बोलूँ स्टार ए की वैल्यू कितनी है, स्टार ए की वैल्यू कितनी है, इसके मेमोरी में कितनी वैल्यू होगी, 1024। यानी दिस इज अ पॉइंटर टू द वेरिएबल ए, और ये किसे डिनोट कर रहा है, इसके अंदर को, इसके एड्रेस को डिनोट कर रहा है। यानी इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसे डिनोट कर रहा है, ऐसे हम बोलते हैं पॉइंटर। नेक्स्ट वन, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं हम किसी भी वेरिएबल का साइज को जानने के लिए। दिस गिव्स द साइज ऑफ द वेरिएबल। अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया साइज ऑफ कैरेक्टर, तो क्या होगा, कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1। तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 1। साइज ऑफ मतलब किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसका कितना साइज है, वो साइज वो रिटर्न कर देता है। अगर इंटीजर है तो 2 रिटर्न करेगा, फ्लोट है 4 रिटर्न करेगा। ठीक है, साइज को रिटर्न करता है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशंस इन सी। सी में एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। जब सब चीज़ हमने एक साथ लिख दी, वेरिएबल भी, ऑपरेंड्स भी और ऑपरेटर भी, तो ये क्या बनाते हैं मिलके, एक एक्सप्रेशन। सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, द रिजल्ट वुड बी स्टोर्ड in the variable once the expressions are processed based on the operator precedence। operator precedence हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे कि किस फ्लो में एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये x क्या है, वेरिएबल, ये ऑपरेंड्स हैं, ये भी ऑपरेंड्स हैं, ये क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर। ये क्या कर रहे हैं, a प्लस बी, ये क्या है हमारा 9/2, यानी पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। जैसे हमने बॉर्ड मास रूल पढ़ा होगा कि कौन सा ऑपरेटर ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब पहले 9/2 होगा, फिर क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, फिर क्या हो जाएगा, इनका सबका एडिशन, और जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, जाके एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देयर आर सम एक्सप्रेशंस, एग्जांपल a माइनस बी हमारा कैसा एक्सप्रेशन, एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, और ब्रैकेट्स वगैरह भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे आपने वैल्यू यहाँ पे लिखी है, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या है, a माइनस बी मेरा एक एक्सप्रेशन है, a माइनस बी मेरा एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया c इज इक्वल टू a माइनस बी, अगर इस c इज इक्वल टू a माइनस बी लिख दिया तो हम इसे एक्सप्रेशन नहीं मानेंगे, ये कि हमारा एक्सप्रेशन नहीं है। ये एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर क्या है, ठीक, इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ये क्या होगा हमारा स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन एक्सप्रेशन।
अगर आपने वैल्यू असाइन का ऑपरेटर भी लगा दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगने के बाद हमारा ये स्टेटमेंट बन जाता है, एक्सप्रेशन नहीं रहता। एक्सप्रेशन कब तक है? जब तक इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ नहीं किया। जैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर आपने इसमें यूज़ किया, ये क्या बन गया आपका? स्टेटमेंट, ना कि एक्सप्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, सी में हमारे 4 टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड कंडीशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, वही ना लिखे 4 टाइप एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड कंडीशनल एक्सप्रेशन। 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। नंबर 1, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेंड्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, वो एक्सप्रेशन जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हों और ऑपरेंड्स हों, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, द एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड बाय परफॉर्मिंग वन ऑपरेशन एट अ टाइम। और क्या होगा? एक ऑपरेशन एक ही टाइम पे एक ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। ठीक, और जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारा, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है। अगर आप इसमें देखें 6 × 2 डिवाइड बाय ब्रैकेट 2 + 1 × 2/3 + 6, तो क्या होगा? +8 मल्टीप्लाई बाय दिस। सबसे पहले क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये क्या करेगा? ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या बताएगी कि कौन सा हमारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा। मान लीजिए सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट में से कोई सा भी सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले इसे ले लेते हैं, 8/2 हुआ, इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। फिर इस ब्रैकेट के अंदर का क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? डिवीज़न की, फिर मल्टीप्लिकेशन की और देन एडिशंस की। फिर इसका जो पूरा रिजल्ट आएगा वो इसकी जगह आ जाएगा। इस रिजल्ट की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? इस 8 से। ठीक, ये रिजल्ट जो आएगा किसे डिवाइड करेगा? पहले 2 को, फिर मल्टीप्लाई करेगा किससे? 6 से, और लास्ट में जाके जो रिजल्ट आएंगे दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक टाइम पे केवल एक ही ऑपरेटर क्या होगा? वर्क करेगा। ठीक, ये होते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट, रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशन एक्सप्रेशन जैसे हम बताए थे वो क्या होते हैं? जो रिलेशन बताएं। ठीक, रिलेशन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन यूज टू कंपेयर 2 ऑपरेंड्स। 2 ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, यानी कि हम 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के दो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कंपेयर करने के लिए भी एक्सप्रेशंस को इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था a × b और a + b, अगर क्या है? a की वैल्यू भी मेरी 2 है, समझो, और मेरी b की वैल्यू भी क्या है? 2, तो a × b क्या हो गया? 4। ठीक है, क्या हो गया? देखो, a मेरा क्या हो गया? 2, b क्या हो गया? 2। अब मैंने लिखा a × b इक्वल टू a + b। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो a × b क्या आ जाएगा मेरे पास? 4, और ये भी क्या आ जाएगा? a + b 4। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 4, यानी दोनों क्या है? इक्वल है। ये हमारा एक्सप्रेशन कैसा है? सही है। अगर एक की वैल्यू ये लगाते तो ये क्या करता है? कंपेयर करता है आपस में, दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, छोटी हैं, बड़ी हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, इनका जो भी एक्सप्रेशन रिजल्ट हो आएगा उन सबको क्या करेगा? कंपेयर करेगा कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 में से कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन बड़ी है। कि अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू मेरी क्या हुई? बड़ी हुई, किससे? एक्सप्रेशन 2 के रिजल्ट से, तो ये क्या है? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये है रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक, रिलेशनल एक्सप्रेशंस एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड विद द लॉजिकल ऑपरेटर्स।
कैसे कनेक्ट होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्ट होते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, अभी पीछे, a प्लस बी कैसा है? c से बड़ा है, और a किससे बड़ा है? b से। अगर a प्लस बी भी c से बड़ा है, ठीक है, और a किससे बड़ा है? b से, तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। अगर दोनों में से भी एक हमारा क्या हो गया? गलत हो गया एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक, जैसे मैंने इसका भी नाम पीछे बताया था, ये क्या है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये क्या है? लॉजिकल और ऑपरेटर। इसमें कोई भी एक वैल्यू आपकी अगर ट्रू है तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये क्या है? और लॉजिकल और ये है लॉजिकल एंड किसी भी एक वैल्यू पे हमारा फॉल्स रहता है, और ये किसी भी एक वैल्यू पे ट्रू हो जाता है। अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो पूरा एक्सप्रेशन क्या है? ट्रू। और ये हमारा इसमें अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन, अ कंडीशनल एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स 1 इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज 0। अगर कंडीशन क्या है मेरी? ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा, और फॉल्स है तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लास्ट टाइम पढ़ा था, टर्नरी ऑपरेटर है ये, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू क्या है? एक्सप्रेशन 1 ट्रू है या फिर फॉल्स है? अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 आपका एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो 3 एग्जीक्यूट होगा, जैसे मैंने पीछे देखा था। ठीक है, 2 इज लेस देन 3, सही बात है, 2 इज लेस देन 3, ये ट्रू है। ठीक, अब उसने क्या कहा? अगर ये ट्रू है तो रिटर्न क्या करे? 2, अदरवाइज फॉल्स होता तो 3 रिटर्न करता। अब ये ट्रू है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 2। उसने कहा a मल्टीप्लाई b लेस देन c। अगर ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ट्रू है तो इसके जस्ट बाद वाला जो एक्सप्रेशन है, जैसे हमने एक्सप्रेशन 2 बोला, वो आएगा, और ना अदरवाइज थर्ड वाला आएगा। इसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी ये क्वेश्चन मार्क से पहले की जो कंडीशन है ना एक्सप्रेशन, इसे हम कंडीशन मानते हैं। जैसे यहाँ पर 2 + 3 2 लेस देन 3 क्या है मेरे पास? एक कंडीशन है। अगर ट्रू है तो सेकंड वाला, और फॉल्स है तो थर्ड वाला। टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है? यहां पे हम बात कर रहे हैं टाइप कन्वर्जन, यानी कि डेटा टाइप की। किसके? वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स के डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन में हमारे डेटा टाइप दोनों सेम नहीं होते, तो क्या होता है? उन्हें सेम फिर बनाना पड़ता है। तो हम उसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, कि हम भाई डेटा टाइप क्या कर लें? कन्वर्ट कर लें। अब कन्वर्ट करने के हमारे क्या होंगे? 2 तरीके होते हैं, एक तो इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक, कि कंपाइलर हमारा खुद कर ले। एक्सप्लिसिट मतलब मैनुअली, हमें फोर्सफुली उसे कराना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्सफुली हमें क्या करना पड़ता है? कराना पड़ता है। अगर मैं बात करूं फ्लोट का, हमारा साइज़ क्या होता है? फ्लोट का साइज़ हमारे इंटीजर से ज़्यादा होता है। अगर हमने फ्लोट वैल्यू ली कि 2.56 + 2, क्या मैं इसे ऐड कर सकता हूँ? क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? एक वैल्यू कैसी है मेरी? फ्लोट, और एक है वैल्यू कैसी? इंटीजर, और ये x है। x भी में से कैसा है? फ्लोट, ये भी फ्लोट है, और ये क्या है? इंटीजर। देखो यहाँ पे डेटा टाइप क्या हो गया? मिसमैच हो गया। सारे या तो क्या हो? फ्लोट हो, या सारे क्या हो? इंटीजर हो। अब इंटीजर छोटा है तो छोटा हमारा जो छोटा डेटा टाइप है वो बड़े डेटा टाइप में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो सकता है। इसे आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंपाइलर में के पास क्या होती है? इतनी सहूलियत होती है कि वो छोटे मोटे काम वो खुद कर ले।
यानी कि अगर छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो खुद कर लेता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4.56। ठीक है, अब उसने देखो इसने क्या करा, इस इंटीजर को 2.00 मान लिया। क्या करा, इसे 2.00 मान लिया। अब उसने कर दिया फ्लोट में कन्वर्ट। आपको लगेगा इंटीजर ऐड कर दिया, नहीं, इस इंटीजर को पहले फ्लोट में कन्वर्ट करा डेसिमल वैल्यू में, उसके बाद क्या करा उसने, ऐड करा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन कंपाइलर ने अपने आप कर लिया। और एक्सप्लिसिट मतलब अगर हमें मैनुअली करना पड़े। ठीक, नेक्स्ट, जैसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मैंने बताया, ये कैसा है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिक कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टू अनदर टाइप। ठीक है, वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर लेगा। कैसे करेगा, ये तब करेगा जब हमारे डेटा का लॉस नहीं हो रहा। अगर डेटा का लॉस नहीं हो रहा तो ये कैसा है, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट कब होगा, जब डेटा का लॉस नहीं हो रहा। और एक्सप्लिसिट कब होगा, ठीक है, जब डेटा का लॉस हो रहा होगा। डेटा का लॉस होगा तो हमारा कंपाइलर कभी भी डेटा का लॉस नहीं चाहता, इसलिए वो डेटा लॉस में कन्वर्ट नहीं करता। नो डेटा लॉस का मतलब है जब हमारा छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। अब कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 बिट का, और इंटीजर का कितना है, 2 का। फ्लोट कितना है, 4। अगर मैं इंटीजर से फ्लोट कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या हमारा डेटा लॉस हो रहा है, यहाँ पे डेटा लॉस नहीं हो रहा, इसीलिए वो कैसा हो गया, इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिकली कंपाइलर से कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स करूँ, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, अपने आप नहीं लेगा, इसे एक्सप्लिसिटली आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर अपग्रेडेड टू द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल विद लार्जर डेटा टाइप। देखो लिखा ना, लार्जर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं, किसमें, लार्जर डेटा टाइप में अपग्रेड हो सकते हैं। इंटीजर फ्लोट में अपग्रेड हो सकता है, लेकिन फ्लोट इंटीजर में नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर क्या है, छोटा है। ठीक, नेक्स्ट, ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पे हमने क्या लिया, x की वैल्यू क्या है 10, y क्या है a, ये एक करेक्टर वेरिएबल है। करेक्टर की तो होता है इंटीजर से छोटा। अब देखो आपने क्या करा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब भैया x तो मेरा इंटीजर था, y हमारा कैसा है, करेक्टर टाइप। अब क्या करें, यानी कि क्या हो गया, 10, यहाँ पे हमने क्या करा, x प्लस वाई, x इज इक्वल टू 10 प्लस a। क्या आप इसे ऐड कर सकते हो, 10 में a को ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा, करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेगा, इसकी एस का ही वैल्यू उठा लेगा, इसकी जो एस का ही वैल्यू होगी उसे ले लेगा। और इसकी एस का ही वैल्यू कितनी होती है, एक ही होती है 97। तो यानी कि क्या कर देगा, 10 प्लस 97, एक ही जगह क्या आ गया मेरे पास 97, और रिजल्ट आ जाएगा 107। रिजल्ट क्या आ गया, 107। तो जब ही हमने यहाँ पे x को प्रिंट किया तो वैल्यू क्या आई, 107। ठीक, अब हमने क्या किया, z मेरा फ्लोट था और x इंटीजर था, और 1 भी क्या है मेरा फ्लोट, पॉइंट लगा हुआ है देखो, 1.0 है तो कैसा हो गया, फ्लोट। अब ये कन्वर्ट कर लेगा इसे, किसे, जो x की वैल्यू आई है इसे किस में कन्वर्ट कर लेगा, फ्लोट में। यानी कि अभी 107.0 हो जाएगी प्लस 1.0, दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा 108.0। तो क्या आ गया z की वैल्यू 108.00। ठीक है, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है अपने आप। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। टाइप कास्टिंग मतलब आपने क्या करा, फोर्सफुली किसी के टाइप को कास्ट कर दिया, यानी कि उसे दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इट इज़ यूज़र डिफाइंड। कैसा है, यूज़र डिफाइंड है।
मैनुअली कर रहे हैं यानी कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो कैसा है, यूजर डिफाइंड, बिल्कुल सही। हियर द यूजर कैन टाइप कास्ट द रिजल्ट टू मेक अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं कोई एक भी पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन क्या है, टाइप जिसमें कन्वर्ट करना है और एक्सप्रेशन जिसे आपको कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डबल, एक्स कैसा है मेरा, डबल, ठीक। अब हमने क्या लिया, सम लिया, एक वेरिएबल है सम, कैसा, इंटीजर टाइप का। अभी हम अगर पीछे की बात करें, ये डबल कहाँ है, यहाँ, ठीक, इंटीजर कहाँ है, यहाँ। डबल की साइज़ क्या है, इंटीजर से ज़्यादा, और इंटीजर की क्या है, डबल से कम। तो अब ये भाई ऑटोमेटिकली तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, डेटा का क्या हो रहा है, लॉस। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसे करेंगे एक्स को एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर, यानी कि इस एक्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, कि भैया मुझे इंटीजर से मतलब है, ठीक, और +1 कर दूं। अगर मेरी वैल्यू एक्स की क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1.2 है, तो अगर मैंने इसे करा इंटीजर में कन्वर्ट, हमने किस में कन्वर्ट किया इसे, किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में। तो क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जो इसका इंटीजर पार्ट है, जो इसका डेसिमल से पहले का पार्ट है, इंटीजर पार्ट, वो कंसीडर होगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू 2। इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या बताता है हमें, कि ऑपरेटर हमारा किस फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा, यानी कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा, किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। देखो इसमें क्या एक चार्ट होता है, जिसकी प्रेसिडेंस, जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जिसकी कम होगी वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इफ देयर इज मोर देन 1 ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर हमारे एक्सप्रेशन में हैं तो देखो, अगर हमारे एक्सप्रेशन में कोई सिंगल ऑपरेटर है तो प्रेसिडेंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक से ज़्यादा है तब प्रेसिडेंस चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई पहले कौन सा हो, बाद में कौन सा हो, ठीक। जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 5 - 17 × 6। अब अगर मैं बात करूं कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस किससे ज़्यादा होती है, माइनस से ज़्यादा होती है, और असाइनमेंट से भी ज़्यादा होती है, इक्वल टू से भी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ऑपरेटर परफॉर्म होगा, 17 और 6 की मल्टीप्लाई होगी, फिर इस 5 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, और फिर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसे असाइन हो जाएगी, x को। यानी कि पहले क्या हुआ हमारा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या हुआ मेरा, सबसे पहले नंबर 1 पे, नंबर 2 पे माइनस, और इक्वल टू सबसे लास्ट में परफॉर्म हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक। अगर अब क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों हमारे इक्वल हो गए, दोनों की प्रेसिडेंस बराबर हो, तो हम उसमें एसोसिएटिविटी चेक करते हैं कि वो लेफ्ट एसोसिएटिव है या फिर राइट। लेफ्ट एसोसिएटिव है तो जो लेफ्ट में पहले पढ़ रहा है उसे ले लेंगे, और राइट एसोसिएटिव है जो राइट में पहले पढ़ेगा उसे राइट वाले को ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी, जिसकी हम बात कर रहे थे, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच द एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड। ये क्या बताता है कि एक्सप्रेशन आपका किस डायरेक्शन में इवेल्युएट होना है। फॉर एग्जाम्पल, b इज इक्वल टू ए, ये कैसा है, b इज इक्वल टू ए, ठीक। अब हमारा जो एसोसिएटिविटी है इक्वल टू ऑपरेटर को कैसी है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट से कहाँ जाएगा, सॉरी राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब जैसे कि हम चेक कर सकते हैं, राइट में क्या है a, तो a की वैल्यू किस में जाती है हमारे, b में। भाई राइट से लेफ्ट में तो जा रहा है, a की वैल्यू राइट से उठ के कहाँ जा रही है, लेफ्ट में। तो ये कैसा हो गया,
राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक, इफ टू ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस, देखो यहाँ आगे ना प्रायोरिटी अगर दो की अगर सेम होगी तब हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। प्रेजेंट द एसोसिएटिविटी डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच दे एग्जीक्यूट, किस डायरेक्शन में वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक, अब इस एग्जाम्पल में देखिए इसमें क्या लिया मैंने, इक्वल टू ऑपरेटर और एक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, दोनों की प्रेसिडेंस कैसी है, सेम, दोनों की प्रेसिडेंस कैसी है, सेम। तो अब एसोसिएटिविटी डिसाइड करेगी कि क्या हो, कौन सा हम लें। तो इन दोनों की एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर। भाई अब क्या करोगे, अगर मुझे 1 और 2 चेक करना है तो पहले मैं क्या देखूंगा, 1 है, हाँ मैंने 1 ले लिया। अब 2, क्या 1 2 के इक्वल है, या कभी हम ऐसे देखते हैं कि 2 1 के इक्वल है, नहीं, हम देखते हैं 1 2 के इक्वल है या फिर नहीं है। तो ये कैसा है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या होगा, इसे चेक करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे चेक करेंगे किससे, 3 से। ठीक है, 1 to 2 पहले एग्जीक्यूट होगा, देन पूरा ये एक्सप्रेशन जो रिजल्ट आएगा वो किससे चेक होगा, 3 से। ठीक है, अगर हमारी अगर प्रायोरिटी सेम है तो ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर्स की यहाँ पे मैंने देखो एक चार्ट बनाया है, इसमें क्या है, ऑपरेटर का मतलब है कि ऑपरेटर क्या बता रहे हैं और इनकी एसोसिएटिविटी कैसी है। ठीक है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी कैसी है। अब मैं बात करूं ब्रैकेट्स की, ये क्या है, फंक्शन कॉल, जिसे हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, एरो एंड डॉट, इन सब की क्या होती है, इन सब की प्रेसिडेंस कैसी होती है, सेम। सबकी प्रेसिडेंस कैसी है, सेम। और एसोसिएटिविटी कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट, कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पैरेंथेसिस को डिनोट कर क्या मतलब होता है, फंक्शन कॉल के लिए यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एरे एलिमेंट्स के लिए, एरो किसके लिए इंडिकेट करते हैं, मेंबर फंक्शन के लिए, और डॉट हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन के लिए। जो आप क्लास में करते हैं ना, डॉट लगा के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन। ठीक, अब अगर मैं बात करूं लॉजिकल नेगेशन, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, टिल्डा जो क्या करता है, 1 को 0 और 0 को 1 करता है, यूरिनरी प्लस, यूरिनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एड्रेस, पॉइंटर रेफरेंस, रिटर्न ऑफ साइज, ये क्या करता है, साइज रिटर्न करता है, और टाइप क्या करता है, टाइप कास्टिंग, कन्वर्जन। ठीक है, इन सब की एसोसिएटिविटी कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट, इन सब की एसोसिएटिविटी कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक, नेक्स्ट, और प्रेसिडेंस सबकी सेम होती है। नेक्स्ट, स्टार फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, इनकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट। बाइनरी प्लस, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इन सब की एसोसिएटिविटी कैसी होती है, सेम, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कैसी होती है एसोसिएटिविटी इनकी, लेफ्ट टू राइट होती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, और प्रेसिडेंस इनके देखो ये अलग अलग ब्लॉक में लिखे हैं, यानी कि सेम प्रेसिडेंस के हैं। ठीक, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, प्रेसिडेंस सेम और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। बिटवाइज एंड, लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एक्सॉर, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ठीक, बिटवाइज और राइट टू लेफ्ट टू राइट। लॉजिकल एंड, लेफ्ट टू राइट, लॉजिकल और लेफ्ट टू राइट। कंडीशनल ऑपरेटर, राइट टू लेफ्ट, कंडीशनल ऑपरेटर कैसा होगा, राइट टू लेफ्ट। अब देखो जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, सबकी प्रेसिडेंस कैसी है, सेम, और एसोसिएटिविटी कैसी होगी इनकी, राइट टू लेफ्ट। ये पढ़ लेना आप आराम से। ठीक, कंडीशनल ब्रांचिंग, जब मैंने बताया था ना कंडीशनल शिफ्ट में कंडीशनल ब्रांचिंग, जब हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या हो जाए, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में जाने लगे, तो हम उसे बोलते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। कि कंडीशन है या तो हम इधर चले जाएं या फिर यस में जाएं या फिर नो में जाएं, तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। ठीक,
एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। कंडीशन हमारी डिसाइड करेगी, कंडीशन ट्रू है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, या कंडीशन फॉल्स है तो इस डायरेक्शन में जाना है। तो हम बोलते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। एक कंडीशन पे डिपेंड हो गया कि हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है प्रोग्राम का किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम 5 टाइप की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक, देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट का काम क्या है? कंडीशन, जैसे इफ देन होता है ना, इफ कंडीशन। ठीक, इफ योर कंडीशन इज ट्रू, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तभी ये क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये पीस ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या कर जाएगा? सीधे जंप कर जाएगा किसमें? नेक्स्ट टू दी ब्लॉक ऑफ इफ। ठीक है, अगर इसके फ्लो चार्ट की बात करूं, ये मेरा क्या है? कंडीशन है। अगर ये ट्रू है तो क्या हो? ब्लॉक ऑफ इफ क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये फॉल्स हुई तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? नेक्स्ट टू इफ ब्लॉक। यानी कि क्या होगा? अगर ये फॉल्स हुई तो इफ ब्लॉक को डायरेक्टली एग्जिट कर जाएगा। कंडीशन ट्रू है, ब्लॉक के इफ में गए, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर हम कहाँ पहुंच गए? इसके बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक, और अगर हमारी ये फॉल्स है तो डायरेक्टली हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इस ब्लॉक को एग्जिट करके जंप करके डायरेक्टली हम नेक्स्ट टू इफ ब्लॉक में हम पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हमारा इफ का ब्लॉक खत्म हो रहा है। यानी कि इसके बाद जो भी लाइन लिखी होगी, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा, उन्हें एग्जीक्यूट करेगा, इतने ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो। ठीक, नेक्स्ट इफ का स्टेटमेंट का हमारा एग्जाम्पल है, मेरे पास एक इंटीजर है एक्स, एक्स मेरी वैल्यू कितनी है? 10। उसने कहा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। क्या ये 5 से बड़ी है? हाँ, ये तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये क्या प्रिंट करेगा? एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब ये वैल्यू हमारी बड़ी थी, ये ट्रू था, तभी उसने क्या लिखा? एक्स इज ग्रेटर देन 5। अगर ये फॉल्स होती तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखो, हमने इफ की बात करी थी, हमने फॉल्स के लिए भी क्या करा? एक और कंडीशन लगा दी कि भाई अगर हमारे पास 2 ब्लॉक ले लिए कि हम या तो इफ है तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दो, और फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट कर दो। ये कंडीशन, इफ की कंडीशन जो है, अगर ये ट्रू भी हो सकती है और ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो? एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक। ठीक, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ को, ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर गलती से फॉल्स हो गई तो क्या करेगा? एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। ठीक, और बाद में दोनों कहाँ पे जंप कर जाएंगे? नेक्स्ट टू इफ एल्स ब्लॉक्स। ठीक है, अब देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ जा रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का क्या होगा? ब्लॉक, ये क्या है? इफ ब्लॉक। ठीक, अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा,
फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सिंपल है, ठीक है। कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल देख लो इसका, वाइड में हमने स्टार्ट किया, x की वैल्यू मेरी कितनी 10, अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है, क्या 10 मेरा 5 से छोटा होता है? नहीं, ये क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या हो गई? फॉल्स। तो हमारा फॉल्स हो गया। तो अब इस कंडीशन में इफ वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन सा एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हमारा एग्जीक्यूट हो गया। वरना हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाती? x इज लेस देन 5, ठीक है। नेक्स्ट, एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ, अगर हमारे पास कंडीशन एक से ज़्यादा आ जाए, कंडीशन क्या हो? मोर देन 1, तो हम क्या कंडीशन चेक करें? अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर दूसरी कंडीशन क्या करेंगे? हम चेक करेंगे, ठीक। अगर इफ कंडीशन कैसे वर्क करेगी? इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 मेरी क्या है? ट्रू, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये कंडीशन अगर हमारी क्या हो गई? फॉल्स, तो फिर ये कंडीशन 2 चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन 2 चेक करेगा, तो कंडीशन 2 हमारी क्या होगी? चेक होगी। और कंडीशन ट्रू अगर हमारी ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक। लेकिन इसके लिए इसका फॉल्स होना ज़रूरी है। ये ट्रू ना होकर क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए, तभी ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये दोनों ही क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तब हमारा एक्स एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, x की वैल्यू देखो, वही एग्जाम्पल, x की वैल्यू 10 है मेरी। हमने चेक किया क्या x की वैल्यू 15 से बड़ी है? हमने चेक किया x की वैल्यू है 10, क्या ये 15 से बड़ी है? नहीं, दिस इज ये बड़ी नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गई फॉल्स, स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा कि x इज ग्रेटर देन 5, हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमने चेक किया क्या x की वैल्यू 5 से बड़ी है? 10 इज ग्रेटर देन 5, यस, दिस इज ट्रू। तो क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 15, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब हमने प्रिंट करेगी इसकी वैल्यू, प्रिंट करेंगे तो हम क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 15, ठीक। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती तो हमारा एल्स वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता कि x हमारा लेस देन और इक्वल टू क्या है? 5 है, x हमारा 5 से भी छोटा है, ठीक है। ये होता है इफ एल्स। और इसमें कंडीशन की कोई लिमिट नहीं है इफ एल्स में। हम यहाँ पे 2 कंडीशन चेक की हैं, आप 3, 4, 5, 6, 10 कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। एल्स इफ आप लगा सकते हैं, ठीक है, 6 बार भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब है अगर किसी इफ कंडीशन के अंदर आप फिर से एक इफ यूज़ करें तो होगा नेस्टेड इफ। या नेस्टेड मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने एक इफ स्टेटमेंट लिया, उस इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर हमने फिर से दूसरा एक कंडीशन लगा के इफ स्टेटमेंट यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो गया? हमारा नेस्टेड इफ। यानी कि एक इफ दूसरे इफ के अंदर ब्लॉक में क्या करता है? लाई करता है, तो ये क्या होगा? नेस्टेड इफ, ठीक। जैसे हमारे पास एक इफ है, एक एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन 1, ठीक। अब इसका ब्लॉक क्या हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड। अगर इस ब्लॉक के अंदर आपने फिर से क्या करा? इफ स्टेटमेंट यूज़ कर लिया। ये क्या करा हमने? फिर से इफ यूज़ कर लिया, और ये क्या कर रहा है? कंडीशन 2 यानी एक्सप्रेशन 2 को चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेस्टेड इफ। और इसके साथ हम एल्स लगा भी सकते हैं, और अगर नहीं मन है तो एल्स ना भी लगाएं, ठीक है। एट लास्ट अगर ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? ये इफ लेकिन आपका कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये वाला इफ मेरा क्या हो? ट्रू। कंडीशन 1 ट्रू होगी तभी कंडीशन 2 हमारी एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गई तो सीधे हम कहाँ जाएंगे? एल्स पे। इस ब्लॉक के अंदर हम नहीं जाएंगे, ठीक है।
और अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स हो गई तो क्या होगा, ये वाला एल्स पार्ट ट्रू होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो। नेस्टेड इफ शुरू किया, एक नम टाइप का हमने क्या लिया, इंटीजर एक वेरिएबल लिया नम, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर इंट। ठीक, हमने इसकी वैल्यू क्या करी, प्रिंट अ नंबर। ठीक, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर कराया और उसे हमने क्या करा, नम में स्टोर करा लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने वैल्यू क्या ली है, नम की वैल्यू अगर पहला ले, हमने नम की वैल्यू ली है 10, तो नम आपने क्या ले लिया, नम इज इक्वल टू 10। अगर पहले की बात करें, नम की वैल्यू 10 लिया, उसने 10 क्या कर लिया, उसने स्टोर कर लिया किस में, नम में। अब हमने चेक किया क्या नम मेरा 0 से बड़ा है, 10 इज ग्रेटर देन 0, यस, क्या है ये, ट्रू, 10 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। अब उसने कहा अगर 10 0 से बड़ा है तो क्या करें, हम यहाँ पे आ जाएं अंदर कि डी क्या है मेरा, डी इज़ पॉजिटिव, क्या प्रिंट होगा, डी मेरा पॉजिटिव है। उसके बाद हमने एल्स पार्ट लिया किसका, इफ़ का, इसके अंदर कंडीशन चेक करी एल्स के अंदर, अगर मेरा बड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा 10 इज़ पॉजिटिव। वहीं पे सेकंड अगर ऑप्शन में देखें आप, हमने लिया है -5। अब मेरी नम की वैल्यू कैसी हो गई, -5 सेकंड कंडीशन में। ठीक, अब हमने चेक किया कि -5 इज ग्रेटर देन 0, नहीं भैया ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि -5 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये क्या हो गई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो ये अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब क्या पहुँच जाएंगे हम, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में फिर से चेक किया क्या नम की वैल्यू 0 से छोटी है, हमने चेक किया -5 इज लेस देन 0, हाँ बिल्कुल, -5 0 से छोटा होता है, तो ये क्या हो गया, ये वाला जो नेस्टेड इफ था इसके अंदर, इसका प्रिंट क्या हुआ हमारा, एग्जीक्यूट हुआ कि -5 इज नेगेटिव। वहीं पे अगर मैंने 0 ली वैल्यू तो क्या सा हमारा प्रिंट पार्ट होगा, तो इनके ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो मेरा वैल्यू कैसी है, 0, 0 इज 0, वैल्यू कैसी है 0, ये इक्वल टू 0 है, इसलिए ये एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट, बहुत सिंपल सा है स्विच स्टेटमेंट, ये वन टाइम यूज होता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक, इसमें एक एक्सप्रेशन होता है स्विच में, हाँ उसमें कई सारे केसेस होते हैं, मोर देन 2 3 4 5 3 केसेस होंगे। ठीक, और हर केस में क्या होगा, एक कंडीशन होगी या सीधे क्या होगा, उसका एक ब्लॉक होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट है, सिंटेक्स क्या है इसका, स्विच लिखो और सीधे उसके आगे क्या लगा लो, एक्सप्रेशन, या ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन भी बोल सकते हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, अगर हमारी यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आई 1, जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू अगर 1 आएगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, 2 आएगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर 3 आएगी तो कुछ और, 4 आएगी कुछ और। अगर यहाँ 1 और 2 ले रखा है और मान लीजिए वैल्यू इसकी 4 आ गई तो ये क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हमारे ऊपर के कोई भी केस से मैच नहीं कर रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या है 2, हमने स्विच केस लिया और क्या पास करा इसमें, एक वैल्यू पास की एक्स। अभी हमने डायरेक्ट वैल्यू पास की है, सिंपल है इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पास की है, मैं चाहूँ तो कोई एक्सप्रेशन भी पास कर सकता हूँ जो कैलकुलेट हो गया है। ठीक, अब एक्स की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो कौन से केस में जाएगा, सेकंड वाले, और क्या प्रिंट होगा, एक्स इज 2। ठीक, तो क्या प्रिंट होगा, एक्स इज 2, और ये कंडीशन यहीं पे क्या हो जाएगी, ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि इससे आगे के नीचे का कोई भी स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और ना ही पहले वाला होगा, इससे सिर्फ कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, केस 2 में गए, प्रिंट जो था प्रिंट किया, बाद में क्या होगा, ब्रेक। ब्रेक करने का मतलब है आप सीधे ये जो ब्लॉक है ना,
हम ब्लॉक बोलते हैं ब्रैकेट टू ब्रैकेट, यानी कि इस ब्रैकेट के सीधे कहाँ जाएगा, बाहर। ब्रेक का मतलब है कि इस ब्लॉक को आप क्या कर दें, ब्रेक कर दें, सीधे कहाँ पहुँच जाएं, बाहर। ठीक है। नेक्स्ट अनकंडीशनल स्टेटमेंट। देखो अभी हम पढ़ रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट जो किस पे डिपेंड करते थे, कंडीशन पे। इसके जस्ट अपोजिट होते हैं क्या, अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो हमारे किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते लेकिन ब्रांचिंग करते हैं। क्या करते हैं, लेकिन हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारा गो टू स्टेटमेंट, अगर मैं कहीं पे लगा दूं गो टू स्टेटमेंट, मैंने किसी लेवल पे अगर गो टू स्टेटमेंट लगा दिया, अगर मैं प्रोग्राम में 18 नंबर की अगर लाइन पे हूं और मैंने गो टू कर दिया बैक 10 नंबर की लाइन पे, तो 18 से हम बैक कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 10 वाली लाइन पे। हम क्या पहुँच जाएंगे, 10 वाली लाइन पे। ये होता है गो टू स्टेटमेंट, और ये किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं होता। ब्रेक स्टेटमेंट, जैसा ही मैंने आपको बताया, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक ने क्या किया, सीधे उठा के कहाँ पहुँचा दिया, बाहर। ब्रेक ने क्या करा, सीधे ब्लॉक के क्या कर दिया, बाहर। ठीक, इसी की तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब है कि कंटिन्यू कर दें। जैसे अगर हमारे पास कोई लूप चल रहा है, ठीक, लूप में मैंने क्या लगा दिया, अगर वैल्यू मेरी x की वैल्यू 2 हो गई तो ये क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू का मतलब है कि इसके बाद जो कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक, अब कंटिन्यू क्या करता है और ब्रेक दोनों ही क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर देते हैं, मतलब कि आपको क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं आपको। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ब्रेक पूरे ब्लॉक से बाहर निकाल देगी और कंटिन्यू सिर्फ एक इटरेशन को ब्रेक करता है। इटरेशन मतलब अगर आप लूप लगा रहे, जब लूप पढ़ेंगे तो अगर मैंने मान लीजिए 10 टाइम लूप चलाया तो एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला, और मैंने तीसरे टाइम पर अगर कंटिन्यू लगाया हुआ है तो तीसरा ना चल के सीधे क्या होगा, 2 के बाद सीधे 4 आ जाएगा। ठीक, लेकिन ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक सीधे बाहर ही कर देगा, वो दोबारा इटरेशन में जाएगा ही नहीं। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है इनमें। बाकी अभी जब लूप पढ़ेंगे तो मैं इसे बाद में बता दूंगा। नहीं, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। यूनिट 2 में आपके मोस्टली सारे लेक्चर टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगी। जैसे कि अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं आप, तो आपके लिए वन शॉट वीडियो बहुत अच्छी रहती है। और इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।